वैदिक गणित की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में बदलना। किसी भी संख्या को विनकुलम संख्या में बदलने के लिए उसके इकाई अंक को, जिसे कि हम चरम अंक बोलते हैं, 10 में से घटाया जाता है और शेष सभी अंकों को, जिन्हें शेष निखिलम अंक बोलते हैं, उन सभी अंकों को हम 9 में से घटाते हैं। और इसके बाद में अगर कोई अंक 5 से छोटा है तो उस पर एकाधिक चिन्ह लगा दिया जाता है, और अगर कोई छोटा अंक नहीं है तो उसके पहले 0 लगा करके उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया जाता है। तो यहाँ हम 9 को 10 में से घटाने पर 1 प्राप्त होता है और 1 के ऊपर हम विनकुलम का चिन्ह, जो कि बार कहते हैं इसको, ये लगा देते हैं। इसके बाद हमने 8 को 9 में से घटाया तो 1 बचा, इसके ऊपर विनकुलम का चिन्ह लगा दिया। अब इसके पहले कोई छोटी संख्या नहीं है, अगर ये खुद भी छोटी संख्या होती 5 से तो इसके ऊपर भी हम एकाधिक चिन्ह लगा सकते थे, लेकिन यह है चूँकि 5 से बड़ी संख्या है, इसलिए इसके पहले 0 लगा करके इसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाया जाएगा। अब 0 पर एकाधिक चिन्ह लगाया तो इसका मान हो गया 1, ये 1 बार हो गया और ये 1 बार हो गया। इस प्रकार 89 की जो विनकुलम संख्या होगी वो 1 1 बार 1 बार इस प्रकार से प्राप्त होगी। और एक एग्जाम्पल लीजिए, 878 है। इस 878 को विनकुलम संख्या में बदलने के लिए इसका जो इकाई अंक है उसे हम 10 में से घटाएंगे। 10 में से घटाने पर हमें 2 प्राप्त होगा, इसके ऊपर विनकुलम का चिन्ह लगेगा। शेष सभी निखिलम अंकों को हम 9 में से घटाएंगे। 7 को 9 में से घटाया तो 2 प्राप्त हुआ, इसके ऊपर विनकुलम का चिन्ह लगाया। 8 को 9 में से घटाने पर 1 प्राप्त हुआ, इसके ऊपर विनकुलम का चिन्ह लगाया। और इसके पहले या स्वयं ये भी 5 से छोटा अंक नहीं है, इसलिए इसके पहले 0 लगा करके एकाधिक चिन्ह लगा दिया। अब इसका मान हो जाएगा 1, ये 1 बार, ये 2 और ये 2 बार। इस प्रकार 878 की विनकुलम संख्या यह प्राप्त हुई। और एक उदाहरण लीजिए, 9687। 9687 इसे विनकुलम में बदलने के लिए चरम अंक को 10 में से घटाएंगे। 7 को 10 में से घटाने पर 3 प्राप्त हुआ, इसके ऊपर विनकुलम का चिन्ह लगाएंगे। 8 को, 6 को और 9 को, इन तीनों अंकों को हम 9 में से माइनस करेंगे तो 8 को 9 में से माइनस करने पर 1 प्राप्त होता है, इसके ऊपर विनकुलम का चिन्ह लगाया। 6 को 9 में से माइनस करने पर 3 प्राप्त होता है, इसके ऊपर विनकुलम का चिन्ह लगाया। और 9 में से 9 को माइनस करने पर 0 प्राप्त होता है, इसके ऊपर विनकुलम का चिन्ह लगाया। और इससे पहले कोई संख्या नहीं है छोटी 5 से, इसलिए इसके पहले 0 लगा करके और इसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया। अब इसका मान हो गया 1, और 0 के ऊपर विनकुलम लगता है तो उसे हम सामान्य 0 ही लिखते हैं। 3 विनकुलम, 1 विनकुलम और ये 3 विनकुलम। इस प्रकार से हमें 9687 की विनकुलम संख्या यह प्राप्त होती है। एक और उदाहरण लीजिए, 6578। 6578 इसका चरम अंक 8 है, ये बाकी शेष निखिलम अंक हैं। चरम अंक को 10 में से घटाते हैं। 8 को 10 में से घटाने पर 2 प्राप्त हुआ, इसके ऊपर विनकुलम का चिन्ह लगाया। 7 को 9 में से घटाने पर 2 प्राप्त हुआ, इसके ऊपर विनकुलम का चिन्ह लगाया। 5 को 9 में से घटाने पर 4 प्राप्त हुआ, विनकुलम का चिन्ह लगाया। 6 को 9 में से घटाने पर 3 प्राप्त हुआ, इसके ऊपर विनकुलम का चिन्ह लगाया। और इससे पहले 0 लगा करके हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अब इस एकाधिक चिन्ह लगी हुई संख्या का मान 1 हो जाएगा। बाकी से सभी संख्याएं इस प्रकार से विनकुलम के रूप में हमें प्राप्त होती है, और इस तरह 6578 की विनकुलम संख्या यह प्राप्त होती है। अब हम समझते हैं कि विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में कैसे बदलें। विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदलना। तीन विनकुलम 2 और 1, यह एक ऐसी संख्या है जो विनकुलम की संख्या है, जिसमें एक बीच का जो 2 है वो विनकुलम के रूप में लिखा हुआ है। इसे हमें सामान्य संख्या में बदलना है तो जो अंक इकाई की ओर से सामान्य रूप में लिखे हुए हैं, सामान्य संख्या के रूप में लिखे हुए हैं, उनको हम
ठीक वैसे ही लिख लेंगे। और जैसे ही विनकुलम की संख्या आती है इधर, तो उस विनकुलम की पहली संख्या को या पहले अंक को हम 10 में से माइनस करेंगे, और इसके बाद में भी अगर विनकुलम के अंक आते हैं तो उन सभी अंकों को हम 9 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ 2 को, चूँकि इसके बाद पहला ही अंक है विनकुलम का, इसलिए हम इसे 10 में से माइनस करेंगे, और 10 में से घटाने पर हमें प्राप्त होगा 8। और इसके बाद भी अगर कोई विनकुलम की संख्या होती है तो उसको हम 9 में से माइनस करेंगे, और जैसे ही विनकुलम की संख्याएँ समाप्त होती है तो उसके बाद वाली संख्या पर हम एक न्यून चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से। अब इसका मान 1 कम हो गया, अर्थात यह 2 हो गया, ये 8 हो गया और ये 1। तो इस प्रकार 3 विनकुलम 2 1 ये सामान्य संख्या होगी 281। और एक सवाल लीजिए, 2 विनकुलम 4 विनकुलम 3 विनकुलम 2। यहाँ प्रारंभ में ही जो इकाई का अंक है वो विनकुलम के रूप में लिखा हुआ है, और जैसा कि अभी बताया कि प्रथम विनकुलम अंक को हम 10 में से घटाएंगे, शेष सभी विनकुलम अंकों को हम 9 में से घटाएंगे। तो इसको 10 में से घटाने पर 8 प्राप्त हुआ। बाकी विनकुलम अंकों को 9 में से घटाएंगे, तो इसको 9 में से घटाया तो 6 प्राप्त हुआ, इसको 9 में से घटाया तो 5 प्राप्त हुआ। और जैसे ही विनकुलम के अंक समाप्त होते हैं, ठीक उसके बाद वाले अंक पर एक न्यून चिन्ह लग जाएगा। इस प्रकार इसका मान हो गया 1, ये 5, ये 6 और ये 8। इस तरह ये विनकुलम की संख्या सामान्य संख्या में बदल चुकी है, और इसका मान है 1568। और एक सवाल लीजिए, चार विनकुलम 3 0 और विनकुलम 2। यहाँ भी प्रारंभ से ही विनकुलम का अंक प्राप्त हुआ है, तो इसको हम प्रथम अंक को हम 10 में से घटाते हैं। 10 में से 2 घटाने पर आया प्राप्त हुआ हमें 8, और इसके तुरंत बाद शून्य है जिस पर विनकुलम लगा हुआ नहीं है, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर विनकुलम की संख्या है। तो अगर 2 विनकुलम के अंकों के बीच में अगर शून्य आता है तो हमको वह भी, या विनकुलम के तुरंत बाद अगर शून्य आता है तो वह भी हमें विनकुलम का ही मान करके चलना है, और इसे हम 9 में से घटाएंगे। प्रथम अंक 10 में से घटता है और शेष सभी विनकुलम के अंक 9 में से घटते हैं। तो अगर किसी विनकुलम की संख्या के बाद, विनकुलम के अंक के बाद अगर 0 होता है तो उसे भी हम विनकुलम का ही मानकर चलते हैं, और उसे 9 में से घटाया जाता है। तो 9 में से शून्य घटाया तो 9 प्राप्त हुआ, और 3 को अगर हम 9 में से घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। और ये विनकुलम के अंक समाप्त हो गए, और यहाँ 4 है जिसकी हम नीचे हम एक न्यून चिन्ह लगाएंगे। इसका मान हो गया 3, 3, 6, 9, 8। इस प्रकार से ये जो विनकुलम की संख्या थी वो सामान्य संख्या में बदल गई। और एक सवाल लीजिए, 4 5 0 4 विनकुलम 9 विनकुलम। यहाँ पर इकाई अंक के ऊपर विनकुलम लगा हुआ है, तो इसको हम 10 में से घटाएंगे। 10 में से घटाने पर 1 प्राप्त होगा। इसको हम 9 में से घटाएंगे। 9 में से घटाने पर हमें 5 प्राप्त होगा, और विनकुलम के अंक के बाद में ठीक बाद में शून्य है, जिसे भी हम विनकुलम का ही मानकर चलेंगे, और इसको 9 में से घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा। और इसके ठीक बाद में बिना विनकुलम का अंक है जिसके नीचे एक न्यून चिन्ह लग जाएगा, और इसका कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसका मान हो जाएगा 4, तो ये 4 4 9 5 1। इस प्रकार यह विनकुलम की संख्या सामान्य संख्या में परिवर्तित हो चुकी है, और ये आंसर। अब हम देखते हैं निखिलम सूत्र द्वारा गुणा करना। निखिलम सूत्र द्वारा गुणा करना। नवा प्रश्न है 102 गुणा 103। निखिलम सूत्र से गुणा करने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि ये जो संख्याएं हैं जिनको हमें गुणा करना है वो 10, 100, 1000
या 10 की कोई अन्य घात उनमें से किसके नज़दीक है। तो यहाँ 102 और 103 100 के नज़दीक की संख्याएं हैं, तो इसलिए इस प्रश्न में हमारा जो आधार होगा वो आधार 100 होगा। और ये संख्याएं 100 से जितनी कम या जितनी ज़्यादा होती हैं वह संख्या इनका विचलन कहलाती है। तो हमें निकलन सूत्र से गुणा करने के लिए इन संख्याओं को इस प्रकार से लिखना है 102 और इसके सामने इसका विचलन आधार के सापेक्ष देखा जाता है। 102 इस आधार से 2 ज़्यादा है इसलिए इसका विचलन +2 होगा, और 103 इस आधार से 3 ज़्यादा है इसलिए इसका विचलन +3 होगा। अब गुणा करने के लिए हम 2 खंड बनाते हैं। एक खंड में तो ये पहली संख्या 102 प्लस इस संख्या का विचलन छोड़ करके अन्य संख्या का विचलन जो कि +3 है, ये इसमें हम जोड़ते हैं, और दूसरे खंड में इन दोनों विचलनों को गुणा करते हैं। 2 × 3 इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 105 और इनको गुणा करने पर प्राप्त होता है 6। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जो हमारा आधार है उसमें जितने शून्य हैं उतने ही अंक इस दाएं खंड में होने चाहिए। यहाँ हमें गुणा करने पर 6 प्राप्त हुआ जिसमें एक ही अंक है, जबकि हमारे आधार में 2 शून्य है इसलिए यहाँ 2 अंक होने चाहिए। अतः हम यहाँ पर 1 शून्य लगाएंगे और फिर इन दोनों को मिला देंगे। मिलाने पर हमें प्राप्त होगा 10,506 जो कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। दसवां सवाल देखिए, 94 गुणा 92। ये दोनों संख्याएं भी 100 के नज़दीक की है इसलिए इनका जो आधार होगा वो 100 होगा। और अब हम इन संख्याओं को इस प्रकार से लिखेंगे, संख्या और उसके सामने विचलन। संख्या 94 इसके सामने इसका विचलन जो कि आधार के सापेक्ष लिया जाएगा। अगर संख्या आधार से कम है तो विचलन ऋणात्मक होगा, इसलिए ये आधार से 6 कम है इसलिए विचलन -6 होगा। दूसरी संख्या 92 है जिसका विचलन -8 होगा। अब इनको गुणा करने के लिए 2 खंड बनेंगे। एक खंड में पहली संख्या प्लस इसके सामने इसका विचलन, तो +-8। हम इसकी बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं कि 92 + -6, 92 + -6 दूसरी संख्या का विचलन। दोनों का मान समान ही आएगा इसलिए हम कोई सा भी मान लिख सकते हैं। दूसरे खंड में -6 गुणा -8, 94 में से 8 कम होगा तो ये आएगा 86। दूसरे खंड में -6 को -8 से गुणा करेंगे तो ये आएगा +48। अब यहाँ देखिए हमारा आधार 100 था जिसमें 2 शून्य है और इधर दाएं खंड में 2 ही अंक हैं इसलिए इनको आपस में मिला दीजिए। मिलाने पर इसका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। 11वां सवाल देखिए, 72 गुणा 73। यहाँ हम देखते हैं कि 72 और 73 दोनों ही संख्याएं हमारा जो आधार होता है 10, 100 या 1000 इनमें से किसी के भी नज़दीक नहीं है। वैसे मोटे रूप में देखा जाए तो ये 100 के नज़दीक की संख्याएं मानी जा सकती है, परंतु 100 अगर हम आधार लेंगे तो इनका विचलन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इधर विचलनों का गुणा करने में हमें ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए हम इनको आधार तो 100 ही लेंगे, नहीं आधार तो इसका 10 होगा लेकिन उपाधार इसे हम उपाधार विधि से करते हैं और इसका उपाधार हम 70 मानते हैं क्योंकि दोनों ही संख्याएं 70 के नज़दीक की है। अगर कोई संख्या 80 के नज़दीक हो तो हम उसका उपाधार 80 लेंगे, अगर कोई 50 के नज़दीक है तो उपाधार 50 हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य उपाधार हो जाएंगे। और
उपाधार अंक जो होगा, उपाधार अंक वो होगा 7। अब हम इन संख्याओं को इस प्रकार लिखते हैं, संख्या और उसके सामने उसका विचलन। संख्या 72, सामने उसका विचलन हो जाएगा +2, 73 और इसका विचलन हो जाएगा +3। इसे करने के लिए दो खंड बनाएंगे। पहले खंड में पहली संख्या और उसके सामने उसका विचलन जोड़कर लिखेंगे 72 + 3। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जब हम प्रश्न को उपाधार से करते हैं तो इस योगफल को उपाधार अंक से गुणा किया जाता है। यहाँ भी गुणा किया जाता है, परंतु चूंकि आधार का जो अंक है वो 1 है और 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, 105 ही आएगा 1 से गुणा करने पर, इसलिए यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु यहाँ उपाधार अंक 7 है, इसलिए 7 से गुणा करने पर संख्या बदल जाएगी, इसलिए इसको लिखना यहाँ पर आवश्यक है और गुणा करना आवश्यक है। 2 × 3, 7 × 75, इधर ये आएगा 6। इसके बाद में इनको गुणा करने पर आएगा 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 3 = 52, इस खंड में 6। अब यहाँ जो हमारा उपाधार है वो 70 है, जिसमें एक शून्य है। उपाधार या आधार में जितनी शून्य होती है उतने ही अंक हमारे दाएं पक्ष में होने चाहिए। एक शून्य है, एक ही अंक है, इसलिए हम इनको मिला देंगे 5, 2, 5, 6, ये इसका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। बारहवां सवाल देखिए, (203 × 204) यहाँ पर ये दोनों संख्याएं 200 के नज़दीक की हैं, इसलिए इनका उपाधार हो जाएगा 200 और उपाधार अंक होगा 2। अब हम इन संख्याओं को इस प्रकार लिखेंगे, संख्या प्लस इनके सामने इनका विचलन। 203, इसका विचलन हो जाएगा 3, 204, इसका विचलन हो जाएगा 4। अब इनको गुणा करने के लिए हम दो खंड बनाएंगे। एक खंड में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन 204 प्लस इसकी और से कर लेते हैं, 204 + 3 हो जाएगा। इधर से करोगे तो 203 + 4 हो जाएगा। और इसके पहले हम उपाधार अंक 2 से गुणा करेंगे और इस दाएं खंड में इन दोनों विचलनों को गुणा कर देंगे, 3 × 4, 2 × 207, इधर ये 12 हो जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, दाएं खंड में 12 है। अब यहाँ देखिए हमारा उपाधार 200 था जिसमें 2 शून्य है, तो दाएं पक्ष में 2 ही अंक होने चाहिए जो कि 2 अंक हैं, इसलिए इनको मिला देंगे और मिलाने पर ये 41,412 हमारा गुणनफल प्राप्त होगा। अभी तक हमने दो दो संख्याओं का गुणनफल किया है, 2 संख्या गुणनफल, 2 संख्या गुणनफल, 2 संख्या गुणनफल। अब हम देखते हैं 3 संख्याओं का गुणनफल। तेरहवां सवाल,
11 गुणा 12 गुणा 13। यहाँ तीनों संख्याएं 10 के पास की है, 10 के नज़दीक की है, इसलिए इनका आधार हो जाएगा 10। और अब हम गुणा करने के लिए संख्याओं को इस तरह लिखेंगे, 11 और 11 के सामने इसका विचलन जो 10 के सापेक्ष +1 होगा, 12 के सामने इसका विचलन जो +2 होगा, 13 के सामने इसका विचलन जो +3 होगा। गुणा करने के लिए यहाँ पर अब हम 3 खंड बनाएंगे, क्योंकि पहले 2 संख्या थी तो 2 खंड बनाए जाते थे। अब यहाँ 3 संख्याएं हैं तो अब हम 3 खंड बनाएंगे, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड, या बायां खंड, दायां खंड और मध्य खंड। इस लेफ्ट साइड का जो खंड है इसमें पहली संख्या लिख लो और शेष दोनों विचलनों को इनको जोड़ना है। 11 में 11 का विचलन छोड़ करके बाकी अन्य दोनों विचलनों को यहाँ जोड़ेंगे, +2 +3। इसके पहले आधार अंक 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 से गुणा करेंगे इन संख्याओं को तो वही संख्या प्राप्त होगी, इसलिए इसको नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पर ये जो 3 विचलन है इनमें से 2-2 विचलनों को गुणा करके उनका योगफल लिखा जाएगा। तो 1 को और 2 को गुणा किया, 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 3। 2-2 विचलनों को गुणा करके उनका योगफल मध्य खंड में लिखा जाता है, और तृतीय खंड में तीनों विचलनों को हम गुणा करते हैं। 11 और 5 16, यहाँ 2 + 6 + 3, इधर ये गुणा करने पर 6 प्राप्त होगा, 16, इधर ये 11 हो जाएगा और इधर ये 6। अब यहाँ जब तीनों खंडों की संख्याएं हल होकर के इस प्रकार आ जाएं तो उसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमारे आधार में कितने शून्य हैं। जितने आधार में शून्य होते हैं उतने ही अंक द्वितीय खंड में और तृतीय खंड में रखे जाते हैं। अगर अंक ज़्यादा है तो उनको शेष अंकों को आगे वाले खंड में ले जा करके जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ 1 शून्य है, 1 ही अंक यहाँ पर है तो ये 1 अंक रह जाएगा। इधर ये 2 अंक हैं जिनमें से 1 अंक तो रह जाएगा, और ये जो दूसरा अंक है दाही वाला ये इधर आकर के जोड़ दिया जाएगा और ये हो जाएंगे 17। अब जितने आधार में शून्य थे उतने ही अंक दूसरे और तीसरे खंड में रह गए, तो अब हम इनको मिला देंगे। मिलाने पर ये उत्तर आएगा 1716, जो कि इन तीनों संख्याओं का गुणनफल है। सवाल क्रमांक 14 देखिए, 97 गुणा 98 गुणा 99। ये तीनों संख्याएं 100 के नज़दीक की हैं, 100 के पास की संख्याएं हैं, इसलिए इनका आधार हो जाएगा 100। और अब हम इन संख्याओं को इस प्रकार से लिखेंगे, संख्या और उनके सामने उनका विचलन। 97, अब 97 100 से 3 कम है इसलिए इनका विचलन होगा -3। 98 2 कम है इसलिए विचलन -2। 99 1 कम है इसलिए इसका विचलन -1। और अब इनको गुणा करने के लिए हम 3 खंड बनाएंगे। पहले खंड में पहली संख्या और शेष दोनों संख्याओं का विचलन लिखा जाएगा। 97 -2 -1। अगर प्लस का विचलन आता है तो प्लस लिखेंगे, माइनस का विचलन आता है तो माइनस लिखेंगे। अब मध्य खंड में 2-2 विचलनों का गुणनफल, -3 गुणा -2, -3 गुणा -2 प्लस -2 गुणा -1 प्लस -3 गुणा -1 -3 गुणा -1। और जो तीसरा खंड है उसमें तीनों का गुणनफल आएगा, -3
गुणा -2 गुणा -1। 97 में से 2 और 1 3 कम हो जाएंगे तो ये आएगा 94। इधर ये +6 हो जाएगा, इधर ये +2 हो जाएगा और ये हो जाएगा +3 और तृतीय खंड में आएगा -6। -2 को -1 से गुणा किया तो +2 आया, +2 को -3 से गुणा करेंगे तो -6 प्राप्त होगा। 94, इन तीनों को जोड़ा तो ये आ जाएगा 11 और ये -6। जब तीनों खंडों की संख्याएं हल होकर के इस रूप में आ जाए तो अब हमें दो चीज़ देखनी पड़ती है। पहली चीज़ तो ये कि सभी खंडों में प्लस की संख्या है या नहीं है, धनात्मक संख्या है या नहीं है। अगर धनात्मक नहीं है तो पहले जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको हम धनात्मक में परिवर्तित करेंगे। वो काम कैसे होगा? यहाँ -6 है तो हम इधर से एक हासिल इधर लेकर के जाएंगे, यानी यहाँ से एक कम हो जाएगा और वो एक जो कम होगा वो इधर जाएगा। जब इधर जाएगा एक तो ये आधार से गुणा होकर के जाएगा, यानी इसका जो मान होगा वो आधार से गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होगी वह इस एक का मान होगा। आधार अपना कितना है? 100। एक हम इधर लेके जा रहे हैं तो एक को 100 से गुणा करो, 100, तो 100 इसका मान होगा, यानी एक के बदले में इधर 100 जाएगा। इस तरह से 94, इधर ये 10 रह जाएगा और एक इधर जा रहा है तो ये 100 हो जाएगा। अगर 2 जाएगा तो 200, 3 जाएगा 300, 4 जाएगा 400। और अगर अपना आधार 10 है तो 1 का मान 10 होगा, 2 का मान 20, 3 का मान 30, 4 का मान 40 और ये -6 इस तरह से आ जाएगा। अब 100 में से 6 कम हो जाएंगे तो ये आएगा 94, 10, 94। अब एक चीज़ ये हो गई कि सारी संख्या प्लस की होगी। अब दूसरी चीज़ ये देखनी पड़ती है कि जितने आधार में शून्य है उतने अंक तीसरे और दूसरे खंड में है कि नहीं है, तो वो है हमारे पास। इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, तो अब हम इनको मिला देंगे। मिलाने पर ये उत्तर प्राप्त होगा 94, 10, 94। इस प्रकार से निखिलम सूत्र के द्वारा 97 गुणा 98 गुणा 99 का जो मान आया वो 9,41,094 आया। अब हम करते हैं 15वां सवाल। एक 102 गुणा 103 गुणा 104, 102 गुणा 103 गुणा 104। ये तीनों संख्याएं 100 के नज़दीक की है, इसलिए इनका आधार हो जाएगा 100। अब इन संख्याओं को इस तरह लिखेंगे, यहाँ संख्या लिखेंगे, इसके सामने इसका विचलन लिखेंगे। संख्या है 102, 100 के सापेक्ष इसका विचलन हो जाएगा +2। संख्या 103, विचलन इसका +3 हो जाएगा। संख्या 104, विचलन इसका +4 हो जाएगा। गुणा करने के लिए 3 खंड बनेंगे। प्रथम खंड में पहली संख्या और शेष दोनों विचलन +3 +4। दूसरे खंड में 2 विचलनों का गुणनफल 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 4। और तीसरे खंड में तीनों का गुणनफल आएगा 2 गुणा 3 गुणा 4। 102 में 3 और 4 जोड़ेंगे तो 109 होगा। इधर ये 6 होगा, ये 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 6 + 12 + 8, इनको गुणा करने पर ये 24 आएगा। इनको जोड़ दीजिए, 109, 12 और 8 20 होते 26 और ये 24।
जब तीनों खंडों की संख्याएं हल होकर के इस रूप में आ जाएं तो वही हमें दो चीज़ देखनी है कि जितने आधार में शून्य है उतने अंक होने चाहिए, तीनों संख्याएं प्लस की होनी चाहिए। तो प्लस की तो है, शून्य में जितने हैं उतने ही अंक हैं। तो अब इनको मिला देते हैं तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इन तीनों संख्याओं गुणा करने पर ये उत्तर आएगा। 16वां सवाल देखते हैं। 99 गुणा 101 गुणा 103। यहाँ तीनों संख्याएं 100 के नज़दीक की हैं, इसलिए आधार हो जाएगा 100। और अब हम इन संख्याओं को इस तरह से लिखेंगे, संख्या और उनके सामने उनका विचलन। संख्या 99 है जो कि आधार से 1 कम है, इसलिए इसका विचलन -1 होगा। दूसरी संख्या 101 है जिसका विचलन +1 होगा। तीसरी संख्या 103 है जिसका विचलन +3 होगा। अब इनको गुणा करने के लिए हम 3 खंड बनाएंगे और वो तीनों खंडों में पहले खंड में पहली संख्या और शेष दोनों संख्याओं के विचलन लिखे जाएंगे। 99 + 1 + 3। दूसरे खंड में दो दो विचलनों का गुणनफल का योग। पहले इन दोनों का गुणनफल -1 × +1 प्लस 1 × 3 प्लस -1 × +3। और तीसरे खंड में तीनों का गुणनफल आएगा -1 × 1 × 3। अब यहाँ देखिए 99 और 100 103, इधर ये -1 होगा, ये प्लस का 3 होगा और ये -3 हो जाएगा। इधर 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा। 103, इधर ये -3 आएगा जो +3 से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और ये -1 बचेगा, ये -3। अब यहाँ जब तीनों खंडों की संख्याएं हल होकर के इस रूप में आ जाए तो ये देखने की है कि दोनों संख्याएं यहाँ पर प्लस की होनी चाहिए जबकि यहाँ माइनस की है। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जितने आधार में शून्य है उतने अंक इन दोनों में है या नहीं है। तो पहले तो हम ये देखें कि ये माइनस के जो साइन है ये कैसे ख़त्म होंगे, यानी कि संख्याएं जो हैं वो धनात्मक कैसे होंगी। उसके लिए सबसे पहले इसको यहाँ से 1 हासिल इधर जाएगी तो 1 इधर जाएगी तो आधार से गुणा होकर जाएगी। आधार अपना 100 है तो 103 में से जब 1 इधर जाएगा तो 1 × 100 यानी कि 100 इधर जाएगा। तो हम लिखेंगे 102, इधर से 1 हासिल इधर गई और वो 1 जो कम हुआ इधर से वो इधर गया, वो 100 बन गया, -1 ये वाला और ये -3 एज इट इज़ रहेगा। 102 अब यहाँ पर 99 रह गया और ये -3। अब बीच का खंड जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब इसको प्लस का बनाने के लिए या धनात्मक बनाने के लिए यहाँ से फिर 1 हासिल इधर जाएगी और जब इधर हासिल जाएगी तो 102 99 -3 102, इस 99 में से 1 हासिल इधर जाएगी तो ये 98 रह जाएगा और वो जो 1 हासिल जा रही है इधर वो 100 से गुणा होकर की जाएगी, यानी 100 एकम 100 और इसमें से 3 माइनस हो जाएगा। 102 98 और ये 97। अब आधार अपना 100 है तो दोनों खंडों में 2-2 अंक होने चाहिए, तो 2-2 अंक हैं। अब हम इनको मिला देते हैं, मिलाने पर ये इसका उत्तर आ जाएगा जो कि इन तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा।